कई समय पहले की बात है। एक गांव में बिरजू नाम का व्यक्ति रहता था। बिरजू तंत्र मंत्र और नजर उतारने में बड़ा निपुण था। गांव के लोग छोटी मोटी परेशानियों के लिए अक्सर उसके पास जाया करते थे। बिरजू शादियों में ढोल बजाने का भी काम करता था। एक बार बिरजू एक शादी में ढोल बजाने गया हुआ था और उसके साथ मशकबीन बजाने वाले साथी भी थे। शादी के बाद बारात रात में ही दुल्हन को लेकर वापस गांव लौट गई थी। अगली सुबह बिरजू को एक और शादी में ढोल बजाने जाना था, तो उसने रात को ही अपने साथियों से कहा कि अब विदा लेकर गांव चलना चाहिए। उसके साथियों ने मना कर दिया, क्योंकि रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था और जंगली जानवरों का खतरा भी था। बिरजू ने समझाया कि अगली सुबह फिर से बारात में शामिल होना पड़ेगा और ढोल बजाना पड़ेगा, इसलिए हमें अभी ही निकलना चाहिए। आखिरकार उसके साथी मान गए और बिरजू के साथ चल पड़े। रास्ते में बिरजू ने सुझाव दिया कि ढोल बजाते हुए चलें, ताकि जंगली जानवरों का डर ना रहे और हम सुरक्षित रह सकें। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था और चांदनी में पूरा इलाका चांदनी से नहाया हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जब उनकी नजर पहाड़ी पर पड़ी। उस समतल जगह पर कुछ लोग नाचते हुए दिखाई दिए, जिसे देखकर वे सब डर गए। बिरजू समझ गया कि यह कोई साधारण लोग नहीं थे। उसने साथियों से कहा, ये लोग शायद हमारी ही तरह किसी काम से लौट रहे होंगे और यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गए होंगे। लेकिन उसके साथी बोले, नहीं नहीं, ये लोग तो भूत लगते हैं। वे भयभीत हो गए थे। बिरजू ने कहा, अरे अगर भूत भी है तो मैं इन्हें काबू कर लूंगा। मेरी विद्या कभी तो काम आएगी। देखो, उन्होंने हमें देख लिया है। अगर हम डर गए तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिरजू ने भूतों की तरफ बढ़ने का फैसला किया। वह जानता था कि पास में श्मशान है, जिसमें एक चिता अभी भी जल रही थी। इस समय जो लोग नाच रहे थे वे और कोई नहीं बल्कि भूत ही हो सकते थे। यही एकमात्र रास्ता था भूतों से बचने का, क्योंकि वह उन्हें नचाकर खुद को बचा सकता था। मरता क्या ना करता, बिरजू और उसके साथी आगे बढ़े और भूतों के पास पहुंच गए। भूतों के उलटे पांव देखकर उसके साथी डर गए। उन्होंने ढोल और मशकबीन बजाना बंद कर दिया। भूत ढोल की आवाज में खूब नाचते रहे। जब वे थक गए तो उनमें से एक भूत उनकी ओर बढ़ने लगा। भूत को अपनी तरफ आते देख बिरजू ने महामंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसके दोनों साथी डर के मारे थर थर कांप रहे थे। तभी भूत बोला, डरो मत मित्र, तुमने हमें बहुत नचाया है। हमें बहुत मजा आया है। हम बहुत खुश हैं। तो जो भी मांगना है मांग लो। हमारे पास जो होगा हम दे देंगे। बिरजू की समझदारी और साहस ने उस दिन उसे और उसके साथियों को बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हिम्मत और समझदारी से मुश्किल हालात का सामना किया जा सकता है। उन दिनों जब शादी ब्याह के लिए लड़की वालों को रुपये देने पड़ते थे, मीमो के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी शादी का इंतजाम कर सके। इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसने सोचा कि क्यों न एक भूतनी से शादी कर ली जाए, क्योंकि उसने एक बहुत ही सुंदर भूतनी को नाचते हुए देखा था। मीमो ने अपनी ये इच्छा भूतों के सामने रख दी। भूतों ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मीमो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसकी जिद को देखते हुए भूतों ने उसे काफी प्रलोभन दिए, मगर मीमो ने ठान लिया था कि अगर वे उसे कुछ देना ही चाहते हैं तो उसी भूतनी से उसका विवाह करवा दें। आखिरकार भूतों को अपना वचन निभाना पड़ा और उन्होंने मीमो और भूतनी की शादी करवा दी। भूतों ने मीमो को चेताया, देखो, ये भूतनी अब तुम्हारी पत्नी की तरह रहेगी, एक साधारण औरत की तरह। तुम्हारे साथ घर बसाएगी और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जब तक ये चुप रहेगी तब तक ये तुम्हारी पत्नी रहेगी। जिस दिन इसका मुंह खुल गया ये हड्डियों के ढेर में बदल जाएगी और हमारे पास लौट आएगी। मीमो ने भूतों की बात मान ली और अपनी नई पत्नी के साथ खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचने पर लोगों ने मीमो की अचानक हुई शादी को देखकर हैरानी जताई। मीमो ने अपने माता पिता को समझा दिया कि उसकी पत्नी गूंगी है, इसलिए इशारों में ही बातें करें। माता पिता को यह सुनकर दुख तो हुआ कि उनकी बहू गूंगी है, लेकिन साथ ही वे खुश भी थे कि चलो बेटे का घर तो बस गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा।
और मीमो की पत्नी ने घर बाहर का कामकाज अच्छे से संभाल लिया। वह गांव के लोगों से बहुत कम मिलती थी और 2 बेटों और 2 बेटियों की मां बन चुकी थी। वह अपने परिवार का बहुत ख्याल रखती थी और घर वाले उसके इशारे आसानी से समझ जाते थे। एक दिन मीमो के बच्चे गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। खेल खेल में बच्चों में झगड़ा हो गया। एक लड़के ने मीमो के बेटे से कहा, तुम्हारी माँ भूतनी है। यह सुनकर दूसरे बच्चे ने भी कहा, अगर तुम्हारी माँ भूतनी नहीं है तो वह लोगों से मिलती क्यों नहीं है और किसी से बोलती क्यों नहीं है। बच्चे अपने मुंह लटकाए घर आ गए और अपने बाबा से पूछ बैठे कि लोग माँ को ऐसा क्यों कहते हैं और वह बोलती क्यों नहीं है। मीमो ने उन्हें समझाया कि बेटा, तुम्हारी माँ गूंगी है, इसलिए वह बोल नहीं सकती। बच्चे उस समय तक चुप हो गए, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि वे अपनी माँ को बुलवा कर ही रहेंगे। एक दिन मीमो किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था और उसकी पत्नी पानी लेने कुएं पर गई हुई थी। बच्चों ने सोचा कि खाना बनाने का समय हो रहा है और माँ को मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इसे छुपा लें तो माँ हमसे पूछेगी कि सिलबट्टा कहाँ है। थोड़ी देर बाद पानी लेकर माँ भी आ गई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। जब उसे मसाले पीसने के लिए सिलबट्टा नहीं मिला तो उसने इशारों में बच्चों से पूछा कि सिलबट्टा कहाँ है। लेकिन आज तो बच्चों ने ठान रखी थी कि वे अपनी माँ को बुलवा कर ही मानेंगे। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब सिलबट्टा नहीं मिला और बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह गुस्से में आकर बोल पड़ी, सिलबट्टा कहाँ है। बस उसका इतना कहना था कि वह हड्डियों के ढांचे में बदल गई। यह देखकर बच्चे रोने लगे और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वे अपने किए पर पछता रहे थे और सोच रहे थे कि उन्होंने माँ से ऐसी जिद क्यों की। अपनी माँ को हड्डियों के ढेर में बदलते देख बच्चे भागकर अपने दादा दादी के पास गए। दादा दादी भी यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए उन्होंने बच्चों को दिलासा दिया। उन्हें बड़ा भय था कि अगर गांव वालों को इस बात का पता चल गया तो वे उनके साथ न जाने क्या सलूक करेंगे। ऐसे कई किस्से उन्होंने पहले भी सुने थे और उन्हें याद करके उनकी आत्मा कांप जाती थी। उन्होंने बच्चों को साफ हिदायत दे दी थी कि किसी को कुछ भी न बताएं और गांव वालों से दूर ही रहे तो ही सही रहेगा। 2 दिन बीत गए थे और घर का चूल्हा नहीं जला था। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। बच्चे अपनी माँ की याद में हड्डियों के ढेर के पास बैठे आंसू बहा रहे थे। बरमो गांव से बाहर एक शादी में गया हुआ था और उसे वहां 2 दिन हो गए थे। एक रात जब बरमो सोया हुआ था, उसे किसी की आवाज सुनाई दी, अरे जल्दी घर जाओ, 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जैसे ही बरमो ने अपनी पत्नी की आवाज सुनी, उसकी नींद खुल गई और वह घबरा गया। सुबह का समय था और उसे डर लगने लगा कि लोग कहते हैं कि सुबह का सपना सच हो जाता है। वह सोचने लगा कि उसकी पत्नी सपने में क्यों आई। पहले तो कभी नहीं आई थी। उसने कहा भी क्यों कि जल्दी घर जाओ। ये सब सोचकर वह बहुत परेशान हो गया। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी और वह अपने साथियों के साथ विदा लेकर अपने घर के लिए चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आते रहे और वह बहुत परेशान रहा। उसने रास्ते में एक पल भी आराम नहीं किया और जब साथियों ने पूछा कि क्या हुआ तो उसने कुछ भी नहीं बताया। दिन ढलते ढलते वह गांव पहुंच गया। घर पहुंचते ही बच्चों ने उसे देखा और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बच्चे अपने पिता से लिपट कर रो रहे थे और उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बरमो को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। उसके माता पिता भी उदास होकर उसकी ओर देख रहे थे। बरमो ने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने रसोई की तरफ इशारा किया। जैसे ही बरमो रसोई में पहुंचा, उसने हड्डियों का ढेर देखा और उसे भूतों की दी हुई चेतावनी याद आ गई। उसने समझ लिया कि उसकी पत्नी ने जरूर मुंह खोला होगा। सपने में आई हुई बात भी उसे याद आ गई और उसने अपने पिता से सारी बात पूछी। उसके पिता ने उसे पूरी कहानी सुनाई और बरमो हड्डियों को सीने से लगाकर अपनी पत्नी की याद में जोर जोर से रोने लगा। बच्चे सहमे सहमे एक कोने में खड़े अपने पिता को देख रहे थे। बरमो को बच्चों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो माँ के बच्चे समझकर गुस्सा पी गया। थोड़ी देर बाद उसने बच्चों को सीने से लगाकर रोते हुए उन्हें भी दिलासा दिया। पत्नी की अस्थियों को घर में कब तक रखते? माँ बाबा ने बरमो से कहा।
बेटा, इन अस्थियों को नदी में जाकर विसर्जित कर दो। यहाँ पास में ही एक छोटी सी नदी है जो आगे चलकर गंगा में मिलती है। ध्यान रखना, इस बात की खबर किसी को भी न लगे, नहीं तो गांव वाले हमें जीने नहीं देंगे। बच्चे अपनी मां की अस्थियों को कहीं जाने नहीं दे रहे थे। वे रोते हुए हड्डियों के पास बैठे रहे और मां की याद में आंसू बहाते रहे। बर्मो भी अपनी पत्नी की याद में बहुत दुखी था। एक दिन सुबह सुबह जब बच्चे सो रहे थे, बर्मो ने हड्डियों की पोटली उठाई और नदी की ओर चल पड़ा उन्हें बहाने के लिए। जैसे ही वह चल रहा था, उसे पोटली में से आवाज आई, कैसे हो जी? मुझे पता है तुम सभी बहुत दुखी हो। बच्चे तो मेरी हड्डियां भी नहीं उठाने दे रहे थे ना। मुझे पता है उन पर क्या गुजर रही है। मेरा भी दिल यही कह रहा था कि बच्चों को समझाओ। देखो, वो पीछे आ रहे हैं, उन्हें डांटना मत, प्यार से समझाना। इतने में बच्चे भी बर्मो के पास आ गए और कहने लगे, बाबा, हमारी माँ को कहीं नहीं ले जाना, और बर्मो से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। तभी पोटली में से फिर आवाज आई, ठीक है, मैं इन्हें समझती हूँ। बिरजू ने अपने बच्चों को उस पेड़ के नीचे ले जाकर बिठा दिया, जैसा कि पोटली में से आवाज आई थी। पोटली से फिर आवाज गूंजी, देखो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारे बिना उतनी ही उदास हूँ जितना तुम मेरे बिना हो। मैं भूत लोक में रहते हुए भी हमेशा तुम्हें याद करती रहूंगी। मेरी कसम खाओ कि अब तुम मरोगे नहीं और ना ही अपने बाबा को परेशान करोगे। अपने बूढ़े दादा दादी का भी ख्याल रखोगे। मेरी अस्थियां नहर में बहाने दो और अपने बाबा को जो काम करना है उन्हें करने दो। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं बहुत दुखी रहूंगी। क्या तुम अपनी माँ को दुखी देखना चाहते हो? नहीं ना? तो मेरे बच्चे, घर जाओ और अपनी बड़ी बहन को भी ले जाओ। दादा दादी परेशान हो रहे होंगे। माँ की आवाज सुनकर बच्चों की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली और अपने घर की तरफ चल पड़े। बिरजू नहर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी पोटली में से फिर आवाज आई, सुनते हो जी, रुको। बिरजू रुक गया और उसकी पत्नी की आवाज सुनाई दी, जरा रुको, सामने पहाड़ी से जो आकृतियां आ रही है वे मेरी जैसी आत्माएं हैं। वे मुझे लेने आ रही है, उनसे बिल्कुल भी मत डरना। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। उनमें तुम्हारा दोस्त शोभन भी है जो हमें देख पा रहा है। बिरजू ने अपने दोस्त शोभन को याद किया। शोभन पास आ चुका था। उसके पांव उल्टे लग रहे थे, लेकिन वह डरावना नहीं लग रहा था। शोभन बोला, कैसे हो बिरजू? 15 साल हो गए मुझे इस दुनिया से गए हुए। मुझे पता है तू मुझे बहुत याद करता है और मेरे माँ बाबा की मदद भी करता है। तू याद है ना, जब गांव के घास के जंगल में आग लगी थी और तूने सबकी मदद की थी? उस दिन की आग में मैंने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन तू हमेशा मेरे लिए रोता रहा। बिरजू ने शोभन की बातें सुनी और उसे याद आने लगा। शोभन ने आगे कहा, याद है, हम अपने मवेशी चराने के लिए पड़ोस के गांव की सरहद में जाते थे और वहां बिंदु से मिलते थे। जब बिंदु इस दुनिया से चली गई तो पागल सा हो गया था। देख, वही बिंदु तेरे कंधे पर है, हम उसे ही लेने आए हैं। शोभन की बातें सुनकर बिरजू की आंखें नम हो गई। उसकी पत्नी की आवाज फिर आई, अब मेरी अस्थियां बहा दो, मैं भूत लोक में अपने साथियों के साथ पहुंच जाऊंगी। लेकिन यह मत सोचना कि मुझे तुम लोगों की याद नहीं आएगी। बच्चों, बूढ़े, माँ बाबा का ध्यान रखना। बिरजू ने अपनी पत्नी की बात मानी और अस्थियों को नहर में बहा दिया। उसकी पत्नी की आवाज आनी बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। बिरजू ने एक गहरी सांस ली और अपने घर की ओर चल पड़ा, बच्चों के पास लौटने के लिए। अस्थियां पानी में बहते बहते दूर तक निकल गई और बिंदु की आवाज भी बिल्कुल शांत हो गई। बिरजू अपने ख्यालों में खोया हुआ गांव की ओर बढ़ चला। रास्ते में बार बार पहाड़ की तरफ देखता रहा, इस उम्मीद में कि शायद कहीं बिंदु की झलक दिख जाए, पर बिंदु कहीं नजर नहीं आई। भारी मन से अपनी पत्नी की अस्थियां प्रवाहित कर वह धीरे धीरे गांव की ओर वापस चल पड़ा। दिन का उजाला काफी बढ़ चुका था। जैसे ही वह गांव पहुंचा, गांव वालों ने उसे घेर लिया और पूछने लगे, बिरजू, तुम इतनी सुबह सुबह कहां से आ रहे हो? और आजकल तुम्हारी पत्नी भी नजर नहीं आ रही है, सब ठीक तो है? बिरजू ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, उसे छोड़ने गया था, वो अपने मायके गई है। इतना सुनते ही गांव वाले चुप हो गए। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके बच्चे अभी भी मां की याद में रो रहे थे। उसने बच्चों को मां का संदेश सुनाया और समझाया, अगर कोई पूछे
तो कहना कि माँ नानी के घर गई है। फिर वह अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गया। छोटे छोटे बच्चों को संभालना, रोजी रोटी कमाना, खेती बाड़ी और शादी ब्याह के काम में हाथ बटाना, ये सब एक साथ संभालना आसान नहीं था। उसके माँ बाबा अक्सर कहते, बिरजू, बच्चों के लिए दूसरी माँ लिया, ये सब अकेले नहीं हो पाएगा। मगर बिरजू को यह मंजूर नहीं था। कभी कभी जब बच्चों की हालत देखकर उसे अपने माता पिता की बात सही लगती तो वह सोचता, चार चार बच्चों के साथ कौन अपना घर बसाएगा, और फिर मैं खुद भी गरीब हूं, कोई अपनी बेटी मुझे क्यों देगा। पर जब भी बिंदु की याद आती वह अपने मन ही मन उससे माफी मांगने लगता। एक रात बिंदु उसके सपने में आई और कहने लगी, सुनो जी, माँ बाबा ठीक कह रहे हैं, बड़ी बेटी कितनी मेहनत कर रही है, अभी सिर्फ 12 साल की ही है। तुम्हारे भी बहुत काम है, देर रात घर लौटते हो, दूसरी शादी कर लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बच्चों को एक माँ मिल जाएगी और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी। ये कहकर बिंदु की आवाज धीमी हो गई। अगली सुबह बिरजू के माँ बाबा ने फिर से बच्चों के लिए दूसरी माँ लाने की बात की। बच्चों को जब इस बात का पता चला तो वे कहने लगे, हमें तो अपनी माँ ही चाहिए और कोई माँ नहीं चाहिए। अपने दोस्तों को बिरजू ने अपनी पत्नी के बारे में बताया और उनसे मदद मांगते हुए कहा, दोस्तों, एक बार फिर उसी जगह पर चलना होगा जहां हमने भूतों से मुलाकात की थी। दोस्तों ने डरते डरते हामी भर दी और कहा, ठीक है यार, दोस्ती किस दिन काम आएगी, तेरा साथ जरूर देंगे। रात के 12 बजे बिरजू और उसके साथी उस जगह पहुंच गए। पिछली बार जहां भूतों से मुलाकात हुई थी वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्मशान घाट पर हल्की हल्की आग की लपटें दिख रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने किसी के बात करने की आवाज सुनी। बिरजू को उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन उसका एक साथी डर के मारे पीला पड़ गया था। बिरजू ने उसे दिलासा दिया, डरना नहीं है, किसी भी हालत में डरना नहीं। उन्हें पता था कि अगर भूतों का मुखिया नाराज हो गया तो मुसीबत हो सकती है। बिरजू ने ढोल बजाने का इशारा किया और जोर जोर से ढोल पर भूतों के गीत की तान छेड़ दी। ढोल की आवाज सुनकर श्मशान घाट में बैठे सभी प्रेत वहां से चलने लगे, लेकिन उनके मुखिया ने उन्हें रोक दिया और कहा, हमने कुदरत से विनती करके नियम तोड़े थे, पर इसने हमारी दी हुई हिदायत को नहीं माना, इसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर सभी भूत भूतनी सहम गए और वहीं रुक गए जहां वे थे। बिरजू और उसके साथी खड़े खड़े इन सब घटनाओं को देख रहे थे। उनके दिलों में डर और उत्सुकता दोनों ही थी। आगे क्या होगा इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था, पर वे जानते थे कि उन्हें अब पीछे हटना नहीं है। उन्हें डर लगने लगा कि मुखिया बिरजू को न जाने क्या सजा दे। तभी एक आत्मा बोली, मुखिया जी, क्षमा चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। बिरजू ने बिंदु भूतनी को हमेशा बड़े प्यार से रखा है, बिंदु का बचपन से ही ख्याल रखा है, और इस जीवन में भी देखिए उसके बच्चे भी उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, और बिरजू भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। ये सब जो हुआ इसमें बिरजू का कोई दोष नहीं है। उसकी बात सुनकर मुखिया कुछ सोचने लगे। बिंदु की सहेली आगे कहने लगी, बच्चों का क्या वो अपनी माँ को इस तरह सह सकते हैं? माँ का दुख उन्हें बहुत सताता है। बिरजू को सजा देने का मतलब है उसके बच्चों और बूढ़ी माता पिता को भी सजा देना। देखिए बिंदु का चेहरा कितना उदास हो गया है ये सब सुनकर। मुखिया ने सहेली की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन थोड़ी परीक्षा तो लेनी होगी बिरजू की। यह भी देखना होगा कि वह हमारी परीक्षा में खरा उतरता है या नहीं। यह सुनकर सबके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई, लेकिन वे अब भी चिंतित थे। जब सब लोग उस जगह पहुंचे जहां बिरजू और उसके साथी ढोल बजा रहे थे, मुखिया ने गुस्से में कहा, बंद करो ये सब, तुमने जो किया वो माफ करने लायक नहीं है। हम जानते हैं कि तुम बिंदु को पिछले जन्म से प्यार करते थे, तुम उससे शादी करना चाहते थे, इसलिए कुदरत से विनती करके हमने नियम तोड़कर तुम्हारी शादी बिंदु से करवाई थी, ताकि उसकी तुम्हारे प्रति अधूरी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अगर सफल हुए तो तुम्हें बिंदु वापस मिल जाएगी और बच्चों को उनकी माँ। बिरजू ने घबराते हुए परीक्षा देने की हामी भर दी। मुखिया ने कहा, हम तुम्हारा सिर धड़ से अलग करेंगे। अगर कुदरत को मंजूर हुआ तो तुम फिर से जिंदा हो जाओगे और बिंदु तुम्हारे साथ लौट जाएगी, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बिरजू ने बिना देरी किए अपना सिर आगे कर दिया।
यह देखकर बिंदु की आंखों में आंसू आ गए। मुखिया और बाकी भूत बिरजू के प्रेम को देखकर नतमस्तक हो गए। तुम्हारा प्यार सच्चा है बिरजू, मुखिया ने कहा। खड़ी हो जाओ, तुमने प्यार की परीक्षा पास कर ली है। कुदरत की आज्ञा से हमने यह सब रचाया था। अब ढोल दमाओ बजाओ और खुशियां मनाओ। फिर ढोल की थाप पर सभी आत्माएं नाचने लगी। चारों ओर खुशी का माहौल था। थोड़ी देर बाद सबके पैर थम गए। मुखिया ने बिंदु से कहा, तुम्हारी तपस्या रंग लाई है। तुम्हारे बिना तुम्हारे बच्चे बहुत उदास हैं। जाओ अपने बच्चों के पास और अपनी गृहस्थी संभालो। बिंदु ने मुखिया के पैर छुए और उसका आशीर्वाद लिया। मुखिया ने बिंदु का हाथ बिरजू के हाथ में थमा दिया। बिंदु अपने साथी आत्माओं से विदा लेकर बिरजू के साथ चल पड़ी, अपने बच्चों के पास अपनी नई दुनिया को बसाने। उसकी सखियां उसकी सलामती की दुआएं करती रही और उसे जाते हुए देखती रही। अब बिंदु और बिरजू अपने घर लौट आए थे और सुखी गृहस्थी का आनंद लेने लगे। बिंदु को अपने परिवार में मिले हुए 1 साल बीत चुका था। उसकी गृहस्थी फिर से हंसी खुशी चल रही थी। बिंदु अब गांव वालों से भी मिलने जुलने लगी थी, पर बिरजू के दिल में एक डर बना रहता कि प्रेतों के मुखिया ने बिंदु को क्या चेतावनी दी होगी। वह बिंदु से पूछना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं पूछने का गलत असर न हो जाए, इसीलिए वह चुप रहता। भड़कों को छोड़कर बाकी बच्चे गांव के पास वाले स्कूल में पढ़ने जाने लगे थे। भड़को घर के कामों में मां की मदद करती थी। मवेशियों का चारा, घास, लकड़ी, सबका जिम्मा उसी पर था। बिरजू किसी जरूरी काम से गांव के बाहर गया हुआ था। बड़कों की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बिंदु ने घर का काम जल्दी जल्दी निपटाया। भड़कों को दवा देकर आराम करने को कहा और खुद मवेशियों को चराने के लिए जाने लगी। तभी उसके ससुर बोले, बहू तुम घर में रहो, भड़कों की देखभाल करो। बच्चे भी स्कूल से आएंगे, मवेशियों को मैं ले जाऊंगा। बिंदु ने कहा, नहीं बाबा, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, आप आराम करो, मैं ही चली जाऊंगी। बिंदु ने देखा कि भड़कों के आराम करने के बाद ही काम करने का मन है। उसने जल्दी से मवेशियों को चराने के लिए गांव की सीमा के जंगल की ओर रुख किया। मवेशी साथ में थे और बिंदु पहाड़ी पर गीत गुनगुनाते हुए घास काटने में मग्न हो गई। जैसे ही उसने घास काटना शुरू किया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे याद आया कि इससे पहले भी उसने इस स्थान पर कदम रखा था। हालांकि जब से वह इस गांव में आई थी, उसने कभी मवेशियों को चराने का काम नहीं किया था। पेड़ों की छांव में बैठकर उसने सोचा, यह सब क्यों हुआ? वह सोच ही रही थी कि अचानक छोटी नदी के पार से आती हुई महिलाओं की झलक दिखाई दी, जो अपने सिर पर सामान उठाई जा रही थी। उसे उनके पास जाने की तीव्र इच्छा हुई और वह तुरंत उनके पास पहुंच गई। महिलाओं से पूछताछ की कि क्या वे इस गांव की हैं और क्या यहाँ किसी की शादी है जो इतनी सारी सब्जियां और सामान लेकर जा रही है। महिलाओं ने बताया कि वे पड़ोसी गांव की है और उन्होंने बिंदु को पहले कभी नहीं देखा। उन्हें यह भी बताया कि नीले सूट में जो लड़की है वही दुल्हन है। बिंदु ने देखा कि नीला सूट पहने वाली लड़की और दूसरी महिला की ओर इशारा कर रही थी। महिलाओं ने बिंदु को बताया कि वह लड़की शादी का सामान लेकर जा रही है। बिंदु ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह महिला नीले सूट वाली है, क्या वह नीलों की तरह दिखती है? महिलाओं ने अपनी पीठ पर से सामान उतारकर नीचे रखा और विश्राम करने लगी। बिंदु की मां ने उसे एकटक देखा और बिंदु को इशारा करते हुए कहा, यह नीलू है, तुम्हारी बहन के गांव की। बिंदु ने अपना नाम और पति का नाम बताया, जिसे सुनते ही नीलू की मां की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि बिंदु उस उम्र की थी जब उसने इस दुनिया को छोड़ा था। नीलू की मां ने बिंदु को मिठाई दी और कहा, यह मिठाई ले लो, शादी की तारीख क्या है और नीलू की ससुराल किस गांव में है? बिंदु ने पूछा, क्या नीलू की ससुराल पास के गांव में है? नीलू की मां ने बताया कि बिरजू शादी में जरूर आएगा और बिंदु को भी आना चाहिए, क्योंकि यह गांव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीलू की मां ने कहा कि वह बुखार से पीड़ित बेटी की वजह से यहाँ आई है और उसे घास काटते हुए देखकर बिंदु को पहचान लिया। बिंदु ने कहा, ठीक है, बेटी बीमार है, ध्यान रखो, दिन ढल गया है, तुम्हारे मवेशी भी चले गए होंगे, अगर बिरजू तुम्हें बुलाएगा तो आना। नीलू की मां ने बिंदु को मिठाई देते हुए कहा, बच्चों के लिए यह मिठाई ले जाओ। बिंदु ने उसकी बात मानी और वहां से चल दी।
नीलू की मां ने बिंदु को जाते हुए देखा और कहा, मुझे लगता है नीलू में उसकी बहन का अक्स है। नीलू की मां की आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने कुछ और नहीं कहा। बिंदु अपने मवेशियों के साथ घर लौटी और भड़को को रसोई में देखकर उसे डांटा। भड़को को आराम करने को कहकर बिंदु ने खुद खाना बनाना शुरू किया। मां पहली बार कहीं गई थी तो आशंका हो रही थी कि वह कहां जा सकती है। पशु साथ में नहीं थे, बिंदु अकेली जंगल में थी। एकांतता और अकेलेपन का डर उसके मन में उठ रहा था। उसने चारपाई पर लेटते हुए कई सवाल किए, लेकिन डर की कोई ठोस वजह नहीं दिखी। हाँ, पास के गांव के लोगों का जो हाल था वे भी मिलनसार लगते थे और वे शादी का सामान लेकर जा रहे थे। बिंदु ने बताया कि उसने नीलू नाम की लड़की की शादी की चर्चा सुनी थी, पर वे लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह उन्हें पहले से जानती हो। जब बिंदु ने नीलू की मां से कहा कि वह उसे जानती है और उसे घास काटते हुए कई बार देखा है, तो नीलू की मां ने बिंदु की बातें सुनकर अपनी आंखों में आंसू भर लिए। बिंदु ने बताया कि उसकी मां ने मिठाई दी थी और उसे बच्चों के लिए भी मिठाई दी। नीलू की मां ने कहा कि यदि बिंदु की शादी में भाग लेगी तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं आई तो वह नाराज हो जाएगी। जब बिंदु की बातें सुनी तो उसके पति को चिंता होने लगी कि पुराने समय की बातें न उभर जाए। उसे डर था कि बिंदु को पुरानी बातें याद आ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो मुश्किल हो सकती है। उसने प्रेतों के सरदार का धन्यवाद किया जिन्होंने बिंदु को पुरानी बातें याद न आने की चेतावनी दी थी। बिंदु ने अपने पति से पूछा, तुमने जो बातें सुनी है उनसे मैं यह समझना चाहती हूँ कि क्यों मुझे उस महिला और उसकी बेटी से मिलने पर अजीब सा एहसास हुआ। वे मुझे ऐसे देख रही थी जैसे हम पहले से जान पहचान में है। क्या इसका मतलब है कि बिंदु के पिछले जन्म की बातें उभर रही हैं? उसके पति को अब चिंता हो रही थी कि बिंदु के माता पिता जो उसके पुराने दुश्मन थे उसके लिए कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं। वह सोचने लगा कि अगर नीलू की शादी में बिंदु को बुलाया गया और पुरानी बातें सामने आई तो उनका क्या होगा। उसने कुदरत से प्रार्थना की कि बिंदु की शादी में न बुलाया जाए ताकि कोई समस्या न हो। बिंदु के पिता जो शादी में बिंदु को बुलाना नहीं चाहते थे, लेकिन ढोल बजाने वालों की कमी के कारण अंततः ब्रह्मों को बुलाना पड़ा। बिंदु का पति मन ही मन परेशान था और सोच रहा था कि नीलू की शादी में जाने से पुराने जख्म न खुल जाए। बिंदु के पति का दिल यह मान रहा था कि नीलू को दुल्हन के रूप में देखने की इच्छा थी, लेकिन साथ ही वह यह भी चिंतित था कि कहीं पुराने दिनों की यादें न उभर जाए। उसका दिल जानता था कि बिंदु प्रेत लोक से आई है, लेकिन उसकी चिंता को लेकर वह असमंजस में था। इसके अतिरिक्त उसे अन्य कोई महत्वपूर्ण बात याद नहीं आ रही थी। अगले ही क्षण सोचकर वह डर गया। यदि बिंदु को कोई पुरानी बात याद आ गई तो यही सब सोचकर वह बिंदु को ले जाने से हिचकिचा रहा था। बड़े ने बिंदु से कहा कि वह बहुत उदास नजर आ रही है और जानना चाहा कि वह किस बात से परेशान है। बिंदु ने उत्तर दिया कि नीलू की शादी का निमंत्रण आया है। उसे पता था कि नीलू के पिता उसे बुलाएंगे। फिर उसकी मां ने भी उसे आमंत्रित किया है, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि उसे ऐसा सपना क्यों आया जिसमें वह पेड़ पर चढ़ी थी और अचानक देखा कि उसे किसी ने मार दिया। बिंदु ने सपना देखकर अपनी चिंता प्रकट की कि वह क्यों ऐसा सपना देख रही है और उसने अपनी गिरावट और यातनाओं के बारे में बताया। सपने की बात सुनकर ब्राह्मण और भी चिंतित हो गया। उसे याद आया कि पिछले जन्म में भी बिंदु पेड़ से गिरी थी और मर गई थी। वह बिंदु से भी मिल चुकी थी। उसके पिता का गुस्सा और भी बढ़ गया था। ब्राह्मण ने बिंदु को सपना झूठा कहकर उसे दूसरी बातें करने के लिए कहा, यह कहकर कि सपने कभी सच नहीं होते। बिंदु ने अपने काम में लग गई और अपना दिन बिताया। बिरजू को शादी में जाना था, लेकिन उसके दिमाग में अशुभ विचार उभर रहे थे। पूरी रात उसकी आंखों से नींद गायब थी। सुबह उसने थोड़ी नींद ली और सपने में खुद को श्मशान घाट में प्रेतों के बीच पाया। प्रेतों के सरदार ने उसे आश्वस्त किया कि वह सब कुछ जानता है और बिंदु को उसके साथ भेजा है। सरदार ने यह भी कहा कि बिंदु के माता पिता और बहन के साथ उसका प्रेम था। बिंदु के पिता ने उसे अच्छे से व्यवहार नहीं किया, लेकिन समाज की चिंता थी। सरदार ने कहा कि वे सब कुछ संभाल लेंगे और बिंदु को उनके पूर्व जन्म के परिवार के लिए कुछ करने का मौका देंगे। उसने बिरजू को कहा कि उसे आराम करना चाहिए
और शादी में भी जाना चाहिए। प्रेतों के सरदार के जाने के बाद बिरजू की नींद खुल गई। वह भले ही सपने में था, लेकिन उसे सरदार पर पूरा विश्वास था। जब बिंदु ने कहा कि उसे शादी में जाना है, तो बिरजू को तैयार होना पड़ा। बिंदु ने कहा कि दुल्हन की हल्दी की रस्म में उसका होना आवश्यक है। बिंदु ने जल्दी तैयार होने की सलाह दी और जल्द ही वे शादी वाले गांव में पहुंच गए। बिंदु ने कहा कि यहां आकर उसे ऐसा लग रहा है जैसे वे पहले भी यहां मिल चुके हैं। बिंदु को पूर्व जन्म की यादें और गांव के लोगों के बारे में सोचने लगी। उसकी चिंता बढ़ गई, लेकिन उसने प्रेतों के सरदार को याद किया। सरदार ने उसे सफेद कपड़े पहने हुए देखा और कहा कि उसे बिंदु की चिंता नहीं करनी चाहिए। सरदार ने कहा कि बिंदु को पिछले जन्म की बातें या प्रेत लोक की यादें नहीं है। बिरजू को यह सुनकर राहत मिली और उसने अपनी चिंता को दूर किया। अब भी उसे एहसास हुआ कि मैं प्रेत लोक से यहां उसके सामने खड़ा हूं और उससे बातचीत कर रहा हूं। सोहन की आत्मा ने कहा कि वह वीरता से संवाद कर रही थी। सोहन ने राहत की सांस ली और चलने लगा। उसने कहा कि उसे यकीन है कि उसे किसी और की नजर नहीं आएगा। कौन जानता है, हो सकता है कि तुम्हें ससुराल में लक्ष्मी या योगी मिल जाए, उसने कहा। उसने सोचा कि शायद उसने अपने सरदार से कह दिया होगा कि वह चला जाए, लेकिन उसे लक्ष्मी से भी मिलना था। सोहन ने कहा कि बिंदु उसे बहुत याद करती है और अगर लक्ष्मी नहीं आई तो उदास मत हो, सब समझता हूं। जब वह उसे मवेशी चराने ले जाता था तो बिंदु के घर वालों की नाराजगी की बात होती थी। बिंदु हमेशा यही पूछती थी कि गुरु क्यों नहीं आया, और सोहन भी लक्ष्मी के चक्कर में व्यस्त रहता था। बिंदु ने बताया था, लेकिन सोहन अनजान बना रहता था। सोहन ने कहा, तू सोचता है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं सब जानता हूं। अब गांव आ रहा है, चुप हो जा। बिरजू ने शादी के घर में पहुंचते ही ढोल बजाना शुरू कर दिया। पड़ोसी गांव के ढोल बजाने वाले भाई भी उसका स्वागत करने आए थे। उन्होंने भी ढोल बजाने में मदद की। घर के मुखिया भी दिखे और उन्होंने भी नमस्ते की। हालांकि उनके चेहरे पर नाराजगी झलक रही थी, क्योंकि वह देर से आए थे। नीलू और उसकी मां बाहर आई और उनकी नजरें बिंदु पर पड़ी। नीलू दौड़कर बिंदु के पास आई और कहा, अच्छा हुआ कि तुम आ गई, वरना मां भी नाराज हो जाती। बिंदु को कमरे में ले जाने का प्रयास किया, लेकिन उसके पिता ने टोक दिया और बिंदु को नाराजगी का सामना करना पड़ा। नीलू की मां ने एक अलग कमरे की सफाई की जो पशुओं का था और बिंदु के ठहरने का इंतजाम किया। प्रेतों के सरदार, जो प्रेत लोक से सब देख रहे थे, ने बिंदु के साथ किए गए व्यवहार को पसंद नहीं किया। सोहन भी बिरजू के पास खड़ा था और उसके साथ कुछ बातचीत कर रहा था। सोहन ने कहा, प्रेतों के सरदार बिंदु भाभी के साथ हुए व्यवहार से दुखी है, लेकिन चिंता मत करो। धीरे धीरे दुल्हन के मंगल स्नान की रस्म शुरू हो गई। बिरजू और उसके साथी मंगल गीत बजाने लगे। गांव की महिलाएं भी मंगल गीत गा रही थी और लोग बारी बारी से दुल्हन को हल्दी लगा रहे थे। बिंदु दूर से सब देख रही थी और खुशी महसूस कर रही थी। दुल्हन की मंगल स्नान की रस्म के बाद बिंदु और पीरमो कमरे में गए। कमरे में मखमली गद्दे देखकर बिंदु खुश हो गई, जबकि सोहन मुस्कुराया, लेकिन बिंदु समझ नहीं पाई। नीलू की मां चाय लेकर बिंदु के पास आई और कहा, मुझे लगता है कि मैंने ठहरने की सही व्यवस्था नहीं की। बिंदु ने कहा कि चाय और मिठाई अच्छी है और मखमली गद्दों की तारीफ की। नीलू की मां ने गद्दे को काले कंबलों से तुलना की, जिससे स्थिति थोड़ी अजीब हो गई। शादी के माहौल में बिंदु और नीलू की मां की बातचीत चल रही थी। बिंदु ने देखा कि सभी लोग शादी और काम में व्यस्त हैं और सर्दियों की धूप में गुनगुनाहट हो रही है। बारातियों के लिए बैठक सजाई जा रही थी और शामियाना लगभग तैयार हो चुका था। थोड़ी देर बाद बिंदु एक दीवार पर बैठी सामने खड़े विशाल पेड़ को गहरी नजरों से देख रही थी, जैसे वह पेड़ नहीं बल्कि कोई रहस्यमय वस्तु हो। जब ढोल बजाने वाले बिंदु की ओर ध्यान से देखने लगे तो उनके मन में कोई भी छिपा नहीं रहा। बेरम्मो के कानों में जाकर कुछ कहे बिना वह बिंदु के पास आया और पूछने लगा, क्या हुआ? तुम इस पेड़ को क्यों देख रही हो, जैसे कोई जादुई चीज हो? बिंदु की तंद्रा टूटी और उसने कहा, देखो, उस लड़की को जो पेड़ की टहनियां काट रही है। उसने बड़े पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, कहाँ है वह पेड़? क्या तुम सपना देख रही हो? धीरे से बोला।
तुम्हें नहीं दिखता? उसे रोक दो, देखो वह कहाँ जा रही है, गिरकर मर जाएगी। बिंदु की चीख सुनकर सभी लोग उनके पास इकट्ठा हो गए। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। सोहन ने बिरजू से कहा कि बिंदु को उसके कमरे में ले जाए और लोगों को बताने के लिए कहा कि बिंदु को द्वारा पड़ा है। सोहन ने सोचा कि कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए उसने अपने सरदार को याद करना शुरू किया। बिरजू बिंदु के साथ कमरे में था, जबकि सोहन बाहर खड़ा था। प्रेतों के सरदार की विशाल मोर की आकृति में तैरती छवि देखकर वह खुश भी हुआ और डर भी गया, क्योंकि सरदार नाराज हो सकते थे। वह सहायता के लिए गुहार लगा रहा था और सरदार ने गुस्से में कहा, यह क्या है सोहन? सोहन ने संक्षेप में जवाब दिया और चुप हो गया। थोड़ी देर रुककर सरदार ने कहा, अगर बिंदु को पिछले जन्म की यादें आ रही हैं, तो उसकी मां के पास जाओ और कहो कि वह बिंदु के पास जाए। बाकी का ध्यान मैं रखूंगा। आदेश देकर सरदार वापस प्रेत लोक की ओर चला। नीलू की मां चौंक गई जब उसने यह सब सुना। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। घबराई हुई वह तुरंत बिंदु के पास पहुंची। बिंदु, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों लेटी हो? तबीयत तो ठीक है? नीलू की मां ने डरते हुए पूछा। बिंदु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नीलू की मां, तुम गुमसुम क्यों हो? सुबह तो तुम मुझे बेटी कहकर पुकार रही थी। नीलू की मां ने संजीदगी से कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तुमने मुझे बेटी क्यों नहीं कहा? भीरमो प्रार्थना कर रहा था कि शादी अच्छे से संपन्न हो और वह कमरे से बाहर जाने वाला था। तभी प्रेतों के सरदार ने उसे बिंदु को भी बाहर ले जाने को कहा। बिरजू ने बिंदु को न चाहते हुए भी बाहर ले जाना शुरू किया। नीलू की मां भी बाहर जाने लगी, लेकिन वही अजीब आवाज सुनकर वह बिंदु के पास लौट आई और वहीं खड़ी रह गई। एक वाहन चालक ने कहा, मैंने तुम्हें यहां बुलाया था, लेकिन तुम नजर नहीं आ रही थी। हमें आमतौर पर नजर नहीं आते, केवल किस्मत वाले ही हमें देख पाते हैं। तुम भी किस्मत वाली हो जो सुन पा रही हो। उसने बताया कि बिंदु की शादी के लिए पड़ोस के गांव से रिश्ता आया था, लेकिन लड़का निकम्मा और दबंग था। तुमने हिम्मत करके रिश्ता ठुकरा दिया था। नीलू की मां ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसे याद आया कि कुछ दिन पहले बिंदु से मिलने पर उसने क्या महसूस किया था। क्यों उसे बिंदु और उसके बच्चों के लिए मिठाई देने का दुख हुआ था। बिंदु की आंखों में आंसू देखकर उसने शादी में आने के लिए बिंदु को जोर से बुलाया था। बिंदु को देखकर ऐसा लगा जैसे उसके और तुम्हारे बीच कुछ गहरा संबंध है। अब तुम समझ गई हो कि गांव के लोग जो शादी की तैयारी में व्यस्त है, उनका असली चेहरा तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। ये लोग जिनके बारे में मैंने तुमसे पहले ही बताया था, क्या कुछ करने की सोच रहे हैं, तुम्हारी कल्पना से परे है। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस शादी की तैयारी करो। हाँ, तुम ब्रह्मों को भली भांति पहचानती हो, नहीं? तुम्हारे पति ने उस बेचारे के साथ कितने जुल्म किए। क्या उसकी गलती सिर्फ यही थी कि तुम्हारी बेटी बिंदु और वह एक दूसरे से प्रेम करते थे? अब भी वे दोनों नीलू की शादी को लेकर चिंतित है। बिंदु को तुम्हारे और नीलू के प्यार का कर्ज चुकाना था। ध्यान से सुनो, मैं प्रेतों का सरदार हूं और बिंदु की खातिर यहां आया हूं। वह मुझसे बहुत प्रेम करती थी। अब मैं चलता हूं, तुम निश्चिंत होकर बारात के स्वागत की तैयारी करो। प्रेतों के सरदार ने शोभन को, जो बाहर खड़ा था और सरदार का इंतजार कर रहा था, कुछ कहा और फिर पुष्पक विमान में सवार होकर प्रेत लोक की ओर उड़ गया। नीलू की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। बेरमो दीवार पर बैठा सोच रहा था कि क्या किया जाए। शोभन भी उसके पास जाकर बैठ गया और कहा, तू यहां अकेले क्यों बैठा है? बिंदु भाभी कमरे में अकेली लेटी है, उसे चिंता हो रही है। अच्छा, आप समझ गए, लेकिन तुम क्यों नहीं मिल पा रहे? वह क्या करेगी अगर तुम नहीं आओगे? बीरमो ने हंसते हुए कहा, तू अनजान बनने का नाटक मत कर। लक्ष्मी अभी शादी वाले घर में आई है, उसे देखकर तुझे भी पता चल जाएगा। लक्ष्मी नीलू की मां के गले मिली। नीलू की मां ने पूछा, तुम तो एक हफ्ते पहले आने को कह रही थी, लेकिन शादी वाले दिन आ रही हो? लक्ष्मी ने जवाब दिया, मन तो जल्दी आने का था, लेकिन अकेली महिला के साथ क्या होता है। कोर्ट की तारीख थी और बच्चों के काम भी थे। अब मैंने प्रबंध कर लिया है, एक हफ्ते तक यही रहूंगी। शादी के बाद फुर्सत में बैठेंगे। बीरमो ने कहा, बिंदु से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या वह सच में इतनी उदास है? सच बताऊं
मैंने सोचा था उसे देखकर संतोष कर लूंगा। अकेले मिलने का कोई चांस नहीं है। सरदार से मिलना जरूरी है, उसके लिए मन्नत करनी पड़ेगी। नीलू की मां से पूछते हुए कहा, क्या कोर्ट की सुनवाई के दौरान लक्ष्मी के साथ कुछ हुआ था? मुझे पता है तुम्हारी मदद से कितना अच्छा होता। लक्ष्मी के पति एक साहसी और नेक इंसान थे। गांव में दबंगों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। एक दिन वे कोर्ट के काम से घर नहीं लौटे। खोजबीन करने पर उनका शव मिला। शरीर पर गहरे घाव थे। सभी को पता था कि किसने किया, लेकिन रसूख के चलते कोई कुछ नहीं बोला। लक्ष्मी ने हिम्मत नहीं हारी। कोर्ट में जाकर बदमाशों के खिलाफ केस लड़ा। उसने जेल में 10 साल बिताए और फिर गांव के लोगों के बदले लिए। अब क्या बताऊं? बताने के लिए बहुत कुछ है, पूरा दिन भी कम पड़ेगा। शोभन का चेहरा गुस्से में लाल हो गया, जिससे बिरजू उसे देख नहीं पाया। शोभन ने कहा, तुम्हें सब कुछ पता होता है, फिर क्यों तुम्हें लक्ष्मी की स्थिति का पता नहीं चला? तुमने उसकी मदद भी नहीं की। मैं उस दिन कुछ करने वाला था, लेकिन तुम जल्दी में थे। यह सब कुछ वैसे नहीं है जैसे तुम सोचते हो। आत्माओं की मदद बंदी से नहीं होती। हम आत्माएं किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकती जब तक कि वे खुद हमें न बुलाए। अच्छाई और बुराई की पहचान तो हमें कर्मों के अनुसार करनी पड़ती है। स्वर्ग और नर्क में भी प्राणियों को उनके कर्मों के आधार पर भेजा जाता है। कुदरत, जो ब्रह्मा जी की प्रतिनिधि है, को भी भ्रमण करवाना होता है। जब तुम शमशान घाट में मिले थे, तब तुमने बिंदु भाभी का हाथ मांगा था। क्या सरदार ने कुछ कहा था? मैं लक्ष्मी से बात करने की प्रार्थना करूंगा। तुम्हें लक्ष्मी के दुखों की जानकारी हो गई है। देखो, लक्ष्मी के कान में बात डाल दो, क्योंकि अगर मैं सीधे बात करूंगा तो वह डर जाएगी। शोभन चुप हो गया और लक्ष्मी मां के पास जाकर बैठ गई। दोनों ने एक दूसरे से हालचाल पूछे और बिंदु के बारे में चर्चा की। लक्ष्मी ने बिंदु की खासियतों को देखकर कहा, अगर बिंदु जिंदा होती तो वह तुमसे ही मिलती। कुदरत को मंजूर नहीं था। यह नाम बिंदु है। अगर वह इस दुनिया में होती तो ऐसा ही दिखती। बिंदु, जो सब सुन रही थी, मुस्कुराने लगी। शोभन ने बिरजू के कान में कहा, बिरम्बो, लक्ष्मी से मेरा जिक्र करना, ताकि वह पुराने दिनों की यादों को जिंदा कर सके। तभी वह हमारे लिए कुछ कर पाएगी। हमारे सरदार ने भी मुझे लक्ष्मी से शरीर से बात करने की अनुमति दी है। लक्ष्मी को पुराने दिनों की याद जरूर आती होगी। शायद बिंदु को याद करके शोभन भी याद आता होगा। लक्ष्मी को अपनी पुरानी बातें याद आने लगी। प्रेतों के सरदार भी यही चाहते थे। लक्ष्मी ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले देखा है। कुछ याद आ सकता है, फिर सब बताऊंगी। तभी पंडाल की ओर से शोर सुनाई देने लगा। बिरजू और शोभन की आत्मा पंडाल की ओर दौड़ पड़ी। घर वाले रो रहे थे। बिंदु भी वहां पहुंच गई। नीलू और चाची के पास लक्ष्मी भी बैठी थी। चाची ने कहा, उस भाई ने अच्छा नहीं किया। लक्ष्मी के बारे में जो बोल रहा था, वह ठेकेदार है जो कुछ दिन पहले जेल से बाहर आया है। उसने मुझे दुश्मन समझा और मेरे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की। लक्ष्मी ने सब कुछ बता दिया और कहा, ये लोग शादी में अड़चन डालने पर तुले हुए हैं। सब ठीक नहीं लग रहा। घर वालों और रिश्तेदारों को चिंता में डूबे देखकर शोभन ने कहा, तूने नीलू की मां की मदद की, अच्छा किया। लक्ष्मी को बता दिया कि ये लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मी ने अपनी बात पूरी की। शोभन ने सोचा कि आज वह अकेले ही सब निपटा लेगा। ठेकेदार का भी इंतजार करना था। बिरजू और उसके साथियों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। पहले डरे सहमे लोग अब हरकत में आ गए। बिंदु, जो ढोल की आवाज सुनकर आई थी, अचानक अंधेरे में खो गई और जमीन पर गिर पड़ी। बिंदु को देखकर सब घबरा गए। बिंदु ने खुद को संभाला और तेजी से पंडाल की ओर बढ़ी। वहां सफेद चमकदार कपड़ों में कई लोग दिखे। सभी जान पहचान के चेहरे देखकर बिंदु खुशी से मुस्कुराई। तभी उनमें से एक शख्स उसके पास आया और कहा, बिंदु, तुम कैसी हो? सरदार ने कहा है कि चिंतित मत हो, जो भी करना है सही तरीके से करेंगे। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। वह अभी ऐसा कह ही रहा था कि लक्ष्मी और चाची बिंदु के पास आ गई। चाची ने पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? यहां तो कोई और नहीं है। चाची की आवाज बिंदु के कानों में पड़ी और ऐसा लगा जैसे वह गहरी नींद से जागी हो। बिंदु ने उत्तर दिया, चाची, मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रही थी। चाची ने सोचा कि शायद बिंदु झगड़े से डरी हुई है, इसीलिए बड़बड़ा रही होगी।
वे लोग अब कमरे में आ गए, जहां गांव के लोग और रिश्तेदार शादी की तैयारियों में जुट गए थे। बिंदु ने पापा की चोटों के बारे में चिंता जताई और कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नीलू की शादी भी धूमधाम से होगी। पापा ने बिंदु को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी बेटी बिंदु की याद आ गई। उन्होंने बस इतना कहा, भ्रम तो कुछ और ही था, क्या किसी ने तुम्हें मारा? अब बिंदु नीलू के कमरे में पहुंच गई और उसे तैयार करने लगी। गांव से 1 मील दूर, जहां बारातियों को पगडंडी से होकर गांव पहुंचना था, वहां चाय और नाश्ते का इंतजाम किया गया। गांव के 4-5 लड़के सम्मान के साथ वहां रवाना कर दिए गए। बिरजू और शोभन की आत्मा भी उनके साथ चल पड़ी। बारात निश्चित स्थान पर पहुंच गई। वे चाय और नाश्ता कर ही रहे थे कि अचानक भगदड़ मच गई। बाराती इधर उधर भागने लगे। वही आदमी जिसने सुबह गुंडागर्दी की थी, अपने साथियों और ठेकेदार के आदमी के साथ बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा था। दूल्हे पर भी हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन दुल्हन ने अपना बचाव किया। तभी शोभन ने दूल्हे पर हमला करने वालों पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वह 5 फुट दूर गिर पड़ा। यह एक संकेत था और सारी आत्माएं जो शोभन के इसी हमले का इंतजार कर रही थी, उन सभी बदमाशों पर टूट पड़ी और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगी। शोभन ने कहा, वह दुष्ट ठेकेदार है जिसने लक्ष्मी को धमकाया था। ठेकेदार की ओर इशारा करते हुए शोभन ने कहा, बस इतना ही बोलना था, और फिर ठेकेदार पर टूट पड़ा। सारे गुंडे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पहाड़ी के ऊपर गहरी खाई और बहती उफनती नदी के बीच बारातियों को कुछ चोटें आई, लेकिन सब ठीक था। बाराती आश्चर्यचकित थे कि गांव के लोग कितने साहसी हैं। उन्होंने गांव के आदमी से पूछा, जो चाय नाश्ता करा रहा था। आदमी ने जवाब दिया, हमारे गांव के 4-5 ही लोग हैं, वे लोग आपकी बारात में शामिल होंगे। गांव वालों को पूरी घटना का पता लग चुका था। रात का समय आ चुका था और गांव वालों ने बारातियों का जोरदार स्वागत किया। बारातियों को यह सोच में डाल दिया कि कौन लोग थे जिन्होंने समय पर आकर अनहोनी से बचाया। शादी की रस्में शुरू हो गईं। बेरमो को बुलाया गया। नीलू के पापा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेरमो, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। पापा ने बिंदु को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगता है कि तुम लोग ही हमें बचाने आए हो। अगर तुम लोग नहीं आते तो हमें क्या होता? बिंदु ने कहा, हमारे लिए तो आना ही था। रात को नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था। शोभन ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लक्ष्मी ने शोभन की आवाज सुनकर चौंक गई। वर्षों पुरानी शोभन की आवाज उसे याद आ गई और वह बाहर आ गई। शोभन ने कहा, मैं तुम्हें दिखना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत दुखी हुआ। अच्छा लगा कि तुमने दुष्ट ठेकेदार को सबक सिखाया। चिंता मत करो, तुम्हें ज्यादा कुछ याद नहीं रहेगा। जब भी तुम्हें कोई मुश्किल हो, बिंदु तुम्हारी सहेली है। लक्ष्मी ने शोभन को याद करते हुए वहां से चली गई। रात को विदाई की रस्में पूरी हो गईं। नीलू सभी के गले मिलकर विदा हो रही थी। बिंदु को गले लगाकर कहा, तू मेरी दीदी है, इसलिए विदाई का समय भी बहुत खास है। बिंदु और बिरजू ने अपने गांव की ओर प्रस्थान किया। बिरजू ने शोभन से कहा, शोभन, प्रेतों के सरदार को हमारी मदद के लिए धन्यवाद कह दो। लक्ष्मी एक अकेली औरत है, उसे भी ध्यान रखना। पास के गांवों में खबर फैल चुकी थी और लोग शातिर बदमाशों को उनके कर्मों की सजा देने वालों की तारीफ कर रहे थे। 2 दिन बाद ठेकेदार और बदमाशों की लाशें नदी में तैरती हुई मिली। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और खुशी की लहर दौड़ गई। बिंदु और बिरजू को विदा करने की रस्में पूरी हो गईं। बिंदु को बेटी की तरह विदा किया गया, जैसे सगी बेटी को किया जाता है। चाचा और चाची ने बिंदु को गले लगाकर विदा किया। बिंदु और बिरजू अपने गांव की ओर चल पड़े और शोभन भी लक्ष्मी के साथ चल पड़ा। अब वे अपने गांव की सरहद पर पहुंच चुके थे। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है और इसका किसी भी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार नॉर्वे देश में एक राजा था जिसकी रानी मर गई थी। उसकी इस रानी से एक बेटी थी। उसकी यह बेटी इतनी चतुर और प्यारी थी कि उसके जैसा चतुर और प्यारा दुनिया में
और कोई नहीं था। राजा अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। वह उसके मरने का काफी दिन तक उसका गम मनाता रहा, पर फिर अकेले रहते रहते थक गया और उसने दूसरी शादी कर ली। उसकी यह नई रानी एक विधवा थी और इसके भी एक बेटी थी, पर इसकी यह बेटी उतनी ही बुरी और बदसूरत थी जितनी राजा की बेटी प्यारी, दयावान और चतुर थी। सौतेली माँ और उसकी बेटी दोनों राजा की बेटी से बहुत जलती थी, क्योंकि वह बहुत ही प्यारी थी। जब तक राजा घर में रहता था, वे दोनों राजा की बेटी को कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि राजा उसको बहुत प्यार करता था। कुछ समय बाद उस राजा को किसी दूसरे राजा के साथ लड़ाई के लिए जाना पड़ा, तो राजकुमारी की सौतेली माँ ने सोचा कि यह मौका अच्छा है, अब वह उस लड़की के साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकती है। सो उन दोनों माँ बेटी ने उस लड़की को भूखा रखना और पीटना शुरू कर दिया। वे दोनों जहां भी वह जाती, सारे घर में उसके पीछे पड़ी रहती। आखिर उसकी सौतेली माँ ने सोचा कि यह सब तो उसके लिए कुछ जरा ज्यादा ही अच्छा है, सो उसने उसे जानवर चराने के लिए भेजना शुरू दिया। अब वह बेचारी जानवर चराने के लिए जंगल और घास के मैदानों में चली जाती। जहां तक खाने का सवाल था, कभी उसको कुछ थोड़ा सा खाना मिल जाता और कभी बिल्कुल नहीं। इससे वह बहुत ही दुबली होती चली गई और हमेशा दुखी रहती और रोती रहती। उसके जानवरों में कत्थई रंग का एक बैल था, जो हमेशा अपने आप को बहुत साफ और सुंदर रखता था। वह अक्सर ही राजकुमारी के पास आ जाता था, और जब राजकुमारी उसको थपथपाती तो वह उसको थपथपाने देता। एक दिन वह दुखी बैठी हुई थी और सुबक रही थी कि वह बैल उसके पास आया और सीधे सीधे उससे पूछा कि वह इतनी दुखी क्यों थी। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और बस रोती ही रही। बैल एक लंबी सी सांस लेकर बोला, हालांकि तुम मुझे बताओगी नहीं, पर मैं सब जानता हूं। तुम इसीलिए रोती रहती हो ना, क्योंकि रानी तुमको ठीक से नहीं रखती। वह तुमको भूखा मारना चाहती है। पर देखो, खाने के लिए तुमको कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बानिए कान में एक कपड़ा है। जब तुमको खाना खाने की इच्छा हो तो उस कपड़े को मेरे कान में से निकाल लो और घास पर फैला दो। बस तुमको जो खाना चाहिए वही मिल जाएगा। राजकुमारी को उस समय बहुत भूख लगी थी, सो उसने उस बैल के बाएं कान में रखा कपड़ा निकाल लिया और उसे घास पर बिछा दिया। उसको उस कपड़े से खाने के लिए फिर बहुत सारी चीजें मिल गईं। उस खाने में शराब भी थी, मांस भी था और केक भी थी। अब जब भी उसको भूख लगती तो वह बैल के कान में से कपड़ा निकालती, उसको घास पर बिछाती और जो उसको खाने की इच्छा होती वह खाती। कुछ ही दिनों में उसके शरीर का मांस और रंगत दोनों वापस आने लगी। जल्दी ही वह थोड़ी मोटी और गोरी गुलाबी हो गई। यह देखकर उसकी सौतेली माँ और उसकी बेटी गुस्से से लाल पीली होने लगी। उस सौतेली माँ की समझ में यही नहीं आया कि उसकी वह सौतेली बेटी जो इतनी बुरी हालत में थी, अब ऐसी तंदुरुस्त कैसे हो गई। उसने अपनी एक नौकरानी को बुलाया और उसको राजकुमारी के पीछे पीछे जंगल जाने के लिए कहा और कहा कि वह जाकर वहां देखे कि वहां सब ठीक चल रहा है या नहीं, क्योंकि उसका ख्याल था कि घर का कोई नौकर राजकुमारी को खाना दे रहा होगा। वह नौकरानी राजकुमारी के पीछे पीछे जंगल तक गई। वहां जाकर उसने देखा कि किस तरह से उस सौतेली बेटी ने बैल के कान में से एक कपड़ा निकाला, उसे घास पर बिछाया और फिर किस तरह से उस कपड़े ने उस राजकुमारी को खाना दिया। सौतेली बेटी ने उसे खाया और वह खाना खाकर वह बहुत खुश हुई। जो कुछ भी उस नौकरानी ने जंगल में देखा वह सब उसने जाकर रानी को बताया। उधर राजा भी लड़ाई से वापस आ गया था, क्योंकि वह दूसरे राजा को जीत कर आया था। इसलिए सारे राज्य में खूब खुशियां मनाई जा रही थी। पर सबसे ज्यादा खुश थी राजा की अपनी बेटी। राजा के आते ही रानी ने बीमार पड़ने का बहाना किया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसने डॉक्टर को यह कहने के लिए बहुत पैसे दिए कि रानी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक उसको कत्थई रंग के बैल का मांस खाने को न मिल जाए। राजा और महल के नौकर आदि सबने डॉक्टर से पूछा कि रानी की बीमारी की क्या कोई और दवा नहीं थी, पर डॉक्टर ने कहा नहीं। सबने उस कत्थई रंग के बैल की जिंदगी के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह बैल सभी को बहुत प्यारा था। लोगों ने कोई दूसरा कत्थई बैल ढूंढने की कोशिश भी की, पर सबने यह भी कहा कि उस बैल के जैसा और कोई बैल नहीं था। उसी बैल को मारा जाना चाहिए और किसी बैल के मांस के बिना रानी ठीक नहीं हो सकती। जब राजकुमारी ने यह सुना तो वह बहुत दुखी हुई और जानवरों के बारे में बैल के पास गई। वहां भी वह बैल अपना सिर लटकाए हुए नीचे नजर किए इस तरह दुखी खड़ा था कि राजकुमारी उसके ऊपर अपना सिर रखकर रोने लगी। बैल ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो राजकुमारी? तब राजकुमारी ने उसे बताया कि राजा लड़ाई पर से वापस आ गया था
और रानी बहाना बनाकर बीमार पड़ गई है। उसने डॉक्टर को यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि रानी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक उसको कत्थई रंग के बैल का मांस खाने को नहीं मिलता, और अब उसको मारा जाएगा। बैल बोला, अगर वे लोग पहले मुझे मारेंगे तो जल्दी ही वे तुमको भी मार देंगे। तो अगर तुम मेरी बात मानो तो हम दोनों यहाँ से आज रात को ही भाग चलते हैं। राजकुमारी को यह अच्छा नहीं लगा कि वह अपने पिता को यहाँ अकेली छोड़कर चली जाए, पर रानी के साथ उसी घर में रहना तो उससे भी ज्यादा खराब था। इसलिए उसने बैल से वायदा किया कि वह वहां से भाग जाने के लिए रात को उसके पास आएगी। रात को जब सब सोने चले गए तो राजकुमारी जानवरों के बाड़े में आई। बैल ने उसको अपनी पीठ पर बिठाया और वहां से उसको लेकर बहुत तेजी से भाग चला। अगले दिन सुबह सवेरे जब लोग उस बैल को मारने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि बैल तो जा चुका है। जब राजा उठा और उसने अपनी बेटी को बुलाया तो वह भी उसको कहीं नहीं मिली, वह भी जा चुकी थी। राजा ने चारों तरफ अपने आदमी उन दोनों को ढूंढने के लिए भेजे। उनको उसने चर्च में भी भेजा, पर दोनों का कहीं पता नहीं था। किसी ने भी उनको कहीं भी नहीं देखा था। इस बीच वह बैल राजकुमारी को अपनी पीठ पर बिठाए बहुत सी जगह पार कर एक ऐसे जंगल में आ पहुंचा था जहां हर चीज तांबे की थी, पेड़, शाखाएं, पत्ते, फूल, हर चीज। पर इससे पहले कि वे इस जंगल में घुसते, बैल ने राजकुमारी से कहा, जब हम इस जंगल में घुस जाएंगे तो ध्यान रखना कि तुम इस जंगल की एक पत्ती भी नहीं तोड़ना, नहीं तो यह सब मेरे और तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ एक ट्रोल रहता है जिसके 3 सिर है और वही इस जंगल का मालिक भी है। नहीं नहीं, भगवान मेरी रक्षा करे। उसने कहा कि वह वहां से कुछ भी नहीं तोड़ेगी। वे दोनों उस जंगल में घुसे। राजकुमारी किसी भी चीज को छूने तक के लिए बहुत सावधान थी। वह जान गई थी कि किसी भी शाख को छूने से कैसे बचना था, पर वह बहुत घना जंगल था और उसमें से होकर जाना बहुत मुश्किल था। बचते बचते भी उससे उस जंगल के एक पेड़ की एक पत्ती टूट ही गई और वह उसने अपने हाथ में पकड़ ली। बैल बोला, अरे ये तुमने क्या किया? अब तो जिंदगी और मौत के लिए लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। पर ध्यान रखना, वह पत्ती तुम्हारे हाथ में सुरक्षित रहे, उसे फेंकना नहीं। जल्दी ही वे जंगल के आखिर तक पहुंच गए और जैसे ही वे वहां पहुंचे कि एक 3 सिर वाला ट्रोल वहां आ गया। उसने पूछा, किसने मेरा जंगल छुआ? बैल बोला, यह जंगल तो जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। ट्रोल चीखा, वह तो हम लड़ाई से तय करेंगे। बैल बोला, जैसा तुम चाहो। सो दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े और एक दूसरे से घूट गए। ट्रोल बैल को खूब मार रहा था, पर बैल भी अपनी पूरी ताकत से ट्रोल को मार रहा था। यह लड़ाई सारा दिन चली। आखिर में बैल जीत गया, पर उसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे और वह इतना थक गया था कि उससे तो उसकी एक टांग भी नहीं उठ पा रही थी। सो उन दोनों को वहां एक दिन के लिए आराम करने के लिए रुकना पड़ा। बैल ने राजकुमारी से कहा कि वह ट्रोल की कमर की पीठी से लटका हुआ मरहम का एक सीन ले ले और वह मरहम उसके शरीर पर मल दे। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। तब कहीं जाकर बैल कुछ ठीक हुआ। तीसरे दिन वे फिर अपनी यात्रा पर चल दिए। वे फिर कई दिनों तक चलते रहे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक चांदी के जंगल में आए। यहाँ हर चीज चांदी की थी, पेड़, शाखाएं, पत्ते, फूल, हर चीज। पर इससे पहले कि वे इस जंगल में घुसते, पहले की तरह से बैल ने इस बार भी राजकुमारी से कहा, जब हम इस जंगल में घुस जाएंगे तो ध्यान रखना कि तुम इस जंगल की एक पत्ती भी नहीं तोड़ोगी, नहीं तो यह सब मेरे और तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ एक 6 सिर वाला ट्रोल रहता है जो इस जंगल का मालिक है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसको किसी भी तरह जीत पाऊंगा। राजकुमारी बोली, नहीं, मैं ख्याल रखूंगी कि मैं यहाँ से कुछ न तोड़ूं और तुम भी मेरे लिए यह दुआ करते रहना कि यहाँ से मुझसे कुछ टूट न जाए। पर जब वे उस जंगल में घुसे तो वह इतना ज्यादा घना था कि वे दोनों उसमें से बड़ी मुश्किल से जा पा रहे थे। राजकुमारी बहुत सावधान थी कि वह वहां की कोई भी चीज छूने से पहले ही दूसरी तरफ को झुक जाती थी, पर हर मिनट पर शाखें उसकी आंखों के सामने आ जाती। बचते बचते भी ऐसा हुआ कि उससे एक पेड़ की एक पत्ती टूट ही गई। बैल फिर चिल्लाया, उफ, यह तुमने क्या किया राजकुमारी? अब हम अपनी जिंदगी और मौत के लिए लड़ने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। पर ध्यान रहे, इस पत्ती को भी खोना नहीं, संभाल कर रखना। जैसे ही वह यह कहकर चुका कि वह 6 सिर वाला ट्रोल वहां आ गया और उसने पूछा, वह कौन है जिसने मेरा यह जंगल छुआ? बैल ने फिर वही जवाब दिया, यह जंगल जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है।
ट्रॉल बोला, ये तो हम लड़कर देखेंगे। बैल ने फिर वही जवाब दिया, जैसे तुम्हारी मर्जी। कहकर वे दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े। बैल ने ट्रॉल की आंखें निकाल ली और उसके सींग उसके शरीर में घुसा दिए। इससे उसके शरीर में से उसकी आंतें निकलकर बाहर आ गईं। पर वह ट्रॉल क्योंकि उस बैल के मुकाबले का था, सो बैल को उस ट्रॉल को मारने में 3 दिन लग गए। सो वे 3 दिन तक लड़ते ही रहे। पर इस ट्रॉल को मारने के बाद बैल भी इतना कमजोर हो गया और थक गया कि वह हिल भी नहीं सका। उसके घाव भी ऐसे थे कि उनसे खून की धार बह रही थी। इस ट्रॉल की कमर की पेटी से भी एक मरहम वाला सीन लटक रहा था। सो बैल ने राजकुमारी से कहा कि वह उस ट्रॉल की कमर से वह सीन निकाल ले और उसका मरहम उसके घावों पर लगा दे। राजकुमारी ने वैसा ही किया, तब जाकर वह कुछ ठीक हुआ। इस बार बैल को ठीक होने में 1 हफ्ता लग गया, तभी वे आगे बढ़ सके। आखिर वे आगे चले, पर बैल अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं था। सो वह बहुत धीरे चल रहा था। राजकुमारी को लगा कि बैल को चलने में समय ज्यादा लग रहा था। सो समय बचाने के लिए उसने बैल से कहा कि क्योंकि वह छोटी थी और उसके अंदर ज्यादा ताकत थी, वह जल्दी चल सकती थी, वह उसको पैदल चलने की इजाजत दे दे। पर बैल ने उसको इस बात की इजाजत नहीं दी। उसने कहा कि उसको अभी उसकी पीठ पर बैठकर ही चलना चाहिए। इस तरह से वे काफी दिनों तक चलते हुए, बहुत जगह होते हुए फिर एक जंगल में आ पहुंचे। यह जंगल सारा सोने का था। उस जंगल के हर पेड़, शाख, डंडी, फूल, पत्ते सभी कुछ सोने के थे। इस जंगल में भी वही हुआ जो तांबे और चांदी के जंगलों में हुआ था। बैल ने राजकुमारी से कहा कि वह उस जंगल में से भी कुछ न तोड़े, क्योंकि इस जंगल का राजा एक 9 सिर वाला ट्रॉल था और यह ट्रॉल पिछले दोनों ट्रॉल को मिलाकर उनसे भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। बैल तो इसको जीत ही नहीं सकता था। बैल जानता था कि राजकुमारी इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि वह उस जंगल की कोई चीज न तोड़े। पर फिर भी वही हुआ। जब वे जंगल में घुसे तो यह जंगल तांबे और चांदी के जंगलों से भी कहीं ज्यादा घना था। इसके अलावा वे लोग जितना उस जंगल के अंदर चलते जाते थे, वह जंगल और ज्यादा घना होता जाता था। आखिर वह इतना ज्यादा घना हो गया कि राजकुमारी को लगा कि अब वह उस जंगल में से बिना किसी चीज को छुए निकल ही नहीं सकती। उसको पल पल पर यही लग रहा था कि किसी भी समय पर उससे वहां कोई भी चीज टूट जाएगी। इस डर से वह कभी बैठ जाती, कभी अपने आप को किसी तरफ झुका लेती, कभी मुड़ जाती, पर फिर भी उन पैरों की शाखाएं हर पल उसकी आंखों के सामने आ रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि उसको पता ही नहीं चला कि वह उन सोने की शाखाओं, फूलों, पत्तों से बचने के लिए कर क्या रही है। और इससे पहले कि उसको यह पता चलता कि क्या हुआ, उसके हाथ में एक सोने का सेब आ गया। उसको देखकर तो उसको इस बात का इतना ज्यादा दुख हुआ कि वह बहुत जोर से रो पड़ी और उसको फेंकना चाहती थी कि बैल बीच में ही बोल पड़ा, अरे इसको फेंकना नहीं, इसे संभाल कर रख लो और इसका ध्यान रखना। पर राजकुमारी का तो रोना ही नहीं रुक रहा था। बैल ने उसको जितनी भी तसल्ली वह दे सकता था दी, पर उसको लग रहा था कि अब की बार उस बैल को केवल उसकी वजह से बहुत भारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और उसको यह भी शक था कि यह सब कैसे होगा, क्योंकि इस जंगल का मालिक ट्रॉल बहुत बड़ा और ताकतवर था। तभी उस जंगल का मालिक, वह 9 सिर वाला ट्रॉल वहां आ गया। वह इतना बदसूरत था कि राजकुमारी तो उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकी। वहां आकर वह गरजा, यह किसने मेरा जंगल छुआ? बैल ने फिर वही जवाब दिया, यह जंगल जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। ट्रॉल बोला, यह तो हम लड़कर देखेंगे। बैल ने फिर वही जवाब दिया, जैसे तुम्हारी मर्जी। कहकर वे दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े। बहुत ही भयानक दृश्य था। राजकुमारी तो उसको देखकर ही बेहोश होते होते बची। इस बार भी बैल ने ट्रॉल की आंखें निकाल ली और उसके सींग उसके पेट में घुसा दिए, जिससे उसकी आंतें उसके पेट से बाहर निकल आई। फिर भी ट्रॉल बहुत बहादुरी से लड़ता रहा। जब बैल ने ट्रॉल का एक सिर मार दिया तो उसके दूसरे सिरों से उस मरे हुए सिर को जिंदगी मिलने लगी। इस तरह वह लड़ाई 1 हफ्ता चली, क्योंकि जब भी बैल उस ट्रॉल के एक सिर को मारता तो उसके दूसरे सिर उसके मरे हुए सिर को जला देते थे। उसके सारे सिरों को मारने में उस बैल को पूरा 1 हफ्ता लग गया, तभी वह उस ट्रॉल को मार सका। अब की बार तो बैल इतना घायल हो गया था और इतना थक गया था कि वह अपना पैर भी नहीं हिला सका। वह तो राजकुमारी से इतना भी नहीं कह सका कि वह ट्रॉल की कमर की पेटी में लगे मरहम की सींग में से मरहम निकालकर उसके घावों पर लगा दे। पर राजकुमारी को तो यह मालूम था, सो उसने ट्रॉल की कमर की पेटी से
मरहम का सीन निकाला और उसमें से मरहम निकालकर बैल के घावों पर लगा दिया। इससे बैल के घावों को काफी आराम मिला और वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस बार बैल को आगे जाने के लिए 3 हफ्ते तक आराम करना पड़ा। इतने आराम के बाद भी बैल घोंघी की चाल से ही चल पा रहा था। बैल ने राजकुमारी को बताया कि इस बार उनको काफी दूर जाना है। उन्होंने कई ऊंची ऊंची पहाड़ियां पार की, कई घने जंगल पार किए और फिर एक मैदान में आ निकले। बैल ने राजकुमारी से पूछा, क्या तुमको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? राजकुमारी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा सिवाय आसमान के और जंगली मैदान के। वे कुछ और आगे बढ़े तो वह मैदान कुछ और एकसार हो गया और वे कुछ और आगे का देख पाने के लायक हो गए। बैल ने फिर पूछा, क्या तुमको अब कुछ दिखाई दे रहा है? राजकुमारी बोली, हाँ, अब मुझे दूर एक छोटा सा किला दिखाई दे रहा है। बैल बोला, अब वह छोटा किला इतना छोटा भी नहीं है राजकुमारी जी। काफी देर तक चलने के बाद वे एक पत्थरों के ढेर के पास आए, जहां लोहे का एक खंभा सड़क के आर पार पड़ा हुआ था। बैल ने फिर पूछा, क्या तुमको अब कुछ दिखाई दे रहा है? राजकुमारी बोली, हाँ, अब मुझे किला साफ साफ दिखाई दे रहा है और अब वह बहुत बड़ा भी है। बैल बोला, तुमको वहां जाना है और तुमको वहीं रहना है। किले के ठीक नीचे एक जगह है जहां सुअर रहते हैं, तुम वहां चली जाना। वहां पहुंचने पर तुमको लकड़ी का एक क्रोक मिलेगा जो लकड़ी के पतले तख्तों से बना हुआ होगा। तुम उसको पहन लेना। उस क्रोक को पहनकर तुम उस किले में जाना और अपना नाम केटी वुडन क्रोक बताना और उनसे अपने रहने के लिए जगह मांगना। पर इससे पहले कि तुम वहां जाओ, तुम अपना छोटा वाला चाकू लो और मेरा गला काट दो। फिर मेरी खाल निकालकर लपेटकर पास की एक चट्टान के नीचे छिपा दो। उस खाल के नीचे वह तांबे और चांदी की दोनों पत्तियां और सोने का सेब रख देना और फिर उस चट्टान के सहारे एक डंडी खड़ी कर देना। उसके बाद जब भी तुम कोई चीज चाहो तो उस चट्टान की दीवार पर वह डंडी मार देना। तुमको वह चीज मिल जाएगी। पहले तो राजकुमारी ऐसा कुछ भी करने को तैयार नहीं हुई, पर जब बैल ने उससे कहा कि उसने जो कुछ भी राजकुमारी के लिए किया उस सबको करने के लिए धन्यवाद देने का यही एक तरीका था, तो राजकुमारी के पास यह करने के अलावा और कोई चारा न रहा। उसने अपना छोटा वाला चाकू निकाला और उससे उस बैल का गला काट दिया। फिर उसने बैल की खाल निकालकर लपेटकर पास में पड़ी एक चट्टान के नीचे रख दी। खाल के नीचे उसने वे तांबे और चांदी की दोनों पत्तियां और सोने का सेब रख दिया और उसके बाद में उसने उस चट्टान के सहारे एक डंडी खड़ी कर दी। वहां से वह किले के नीचे सुअरों के रहने की जगह गई, जहां उसको वह लकड़ी के पतले तख्तों से बना हुआ क्रोक मिल गया। उसने उस क्रोक को पहना और ऊपर किले में आई। ये सब करते हुए वह बैल को याद कर करके रोती और सुबकती रही। फिर वह सीधी शाही रसोई घर में गई और वहां जाकर उसने अपना नाम केटी वुडन क्रोक बताया और रहने के लिए जगह मांगी। रसोईया बोला कि हाँ, उसको वहां रहने की जगह मिल सकती थी। रसोई घर के पीछे वाले छोटे कमरे में वह रह सकती थी और उसके बर्तन धो सकती थी, क्योंकि उसकी बर्तन धोने वाली अभी अभी काम छोड़कर चली गई थी। रसोईया बोला, पर जैसे ही तुम यहाँ रहते रहते थक जाओगी तो तुम यहाँ से चली जाओगी। राजकुमारी बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और वह वहां रहने लगी। वह बहुत अच्छे से रहती और बर्तन भी बहुत ही आसानी से साफ करती रहती। रविवार के बाद वहां कुछ अजीब से मेहमान आए तो केटी ने रसोइये से पूछा कि क्या वह राजकुमार के नहाने का पानी ऊपर ले जा सकती थी। यह सुनकर वहां खड़े सब लोग हंस पड़े और बोले, पर तुम वहां क्या करोगी? तुम्हें क्या लगता है कि क्या राजकुमार तुम्हारी तरफ देखेगा भी? तुम तो बहुत ही डरावनी दिखाई देती हो। पर उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और उनसे प्रार्थना करती रही और बार बार राजकुमार के लिए नहाने का पानी ले जाने के लिए कहती रही। आखिर उसको वहां उसके नहाने का पानी ले जाने की इजाजत मिल ही गई। जब वह ऊपर गई तो उसके लकड़ी के क्रोक ने आवाज की तो राजकुमार अंदर से निकलकर आया और उससे पूछा, तुम कौन हो? राजकुमारी बोली, मैं राजकुमार के लिए नहाने का पानी लेकर आ रही थी। तुम क्या समझती हो कि इस समय तुम्हारे लाए पानी से मैं कुछ करूंगा? और यह कर उसने वह पानी राजकुमारी के ऊपर ही फेंक दिया। वह वहां से चली आई और फिर उसने रसोइये से चर्च जाने की इजाजत मांगी। चर्च पास में ही था, सो उसको वह इजाजत भी मिल गई। पर सबसे पहले वह उस चट्टान के पास गई और जैसा कि बैल ने उससे कहा था, उसने डंडी से चट्टान को मारा। तुरंत ही उसमें से एक आदमी निकला और उसने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? राजकुमारी बोली कि उसने चर्च जाने की और पादरी का भाषण सुनने के लिए छुट्टी ले रखी है, पर उसके पास चर्च जाने लायक कपड़े नहीं है।
उस आदमी ने एक गाउन निकाला जो तांबे जैसा चमकदार था। उसने उसको वह दिया और उसके साथ ही उसको एक घोड़ा भी दिया जिस पर उस घोड़े का साज भी सजा था। वह साज भी तांबे के रंग का था और खूब चमक रहा था। उसने तुरंत अपना वह गाउन पहना और घोड़े पर चढ़कर चर्च चल दी। जब वह चर्च पहुंची तो वह बहुत ही प्यारी और शानदार लग रही थी। सब लोग उसको देखकर सोच रहे थे कि यह कौन है। उन सब में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने उस दिन पादरी का भाषण सुना होगा, क्योंकि वे सब उसी को देखते रहे। वहां राजकुमार भी आया था। वह तो उसके प्यार में बिल्कुल पागल सा ही हो गया था। उसकी तो उस लड़की के ऊपर से आंख ही नहीं हट रही थी। जैसे ही राजकुमारी चर्च से बाहर निकली तो राजकुमार उसके पीछे भागा। राजकुमारी तो दरवाजे से बाहर चली गई, पर उसका एक दस्ताना दरवाजे में अटक गया। राजकुमार ने उसका वह दस्ताना वहां से निकाल लिया। जब वह घोड़े पर चढ़ गई तो राजकुमार फिर उसके पास गया और उससे पूछा कि वह कहां से आई थी। तो केती बोली, मैं बैत से आई हूं। और जब राजकुमार ने उसको देने के लिए उसका दस्ताना निकाला तो वह बोली, रोशनी आगे और अंधेरा पीछे, बादल आओ हवा पर, ताकि यह राजकुमार कभी न देख सके जहां मेरा यह अच्छा घोड़ा मेरे साथ जाए। राजकुमार ने वैसा दस्ताना पहले कभी नहीं देखा था। वह उस शानदार लड़की को ढूंढने के लिए चारों तरफ घूमा जो बिना दस्ताने पहने ही वहां से घोड़े पर चढ़कर चली गई थी। उसने उसे बताया भी था कि वह बैत से आई थी, पर वहां यह कोई नहीं बता सका कि बैत कहाँ है। अगले रविवार को किसी को राजकुमार के लिए उसका तौलिया लेकर जाना था। तो केती ने फिर कहा, क्या मैं राजकुमार का तौलिया लेकर जा सकती हूँ? दूसरे लोग बोले, तुम्हारे जाने से क्या होगा, तुमको तो पता ही है कि पिछली बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर भी केती ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और उसको राजकुमार का तौलिया ले जाने की इजाजत मिल गई। बस वह तौलिया लेकर सीढ़ियों से ऊपर भाग गई। इस भागने से उसके लकड़ी के पतले तख्ते का बने क्लोक ने फिर से आवाज की तो राजकुमार फिर से अंदर से निकलकर आया। और जब उसने देखा कि वह तो केती थी तो उसने उसके हाथ से उस तौलिए को लेकर फाड़ दिया और उसके मुंह पर फेंक दिया। वह बोला, तुम यहां से चली जाओ, ओ बदसूरत ट्रोआर। तुम क्या सोचती हो कि मैं वह तौलिया इस्तेमाल करूंगा जिसको तुम्हारी गंदी उंगलियों ने छू लिया हो? और उसके बाद वह चर्च चला गया। जब राजकुमार चर्च चला गया तो केती ने भी चर्च जाने की छुट्टी मांगी, पर सबने उससे पूछा कि वह चर्च में क्या करने जाना चाहती थी। उसके पास तो चर्च में पहनने के लिए उस लकड़ी के क्लोक के अलावा और कुछ था ही नहीं, और वह क्लोक भी बहुत ही भद्दा और काला था। पर केती बोली कि चर्च का पादरी बहुत ही अच्छा भाषण देता है, और जो कुछ भी उसने पिछले हफ्ते कहा था उसने केती का काफी भला किया था। इस बात पर उसको चर्च जाने की छुट्टी मिल गई। वह फिर से दौड़ी हुई उसी चट्टान के पास गई और जाकर उसके पास रखी डंडी से उसे मारा। उस चट्टान में से फिर वही आदमी निकला और अब की बार उसने उसको पिछले गाउन से भी कहीं ज्यादा अच्छा गाउन दिया। वह सारा गाउन चांदी के काम से रखा हुआ था और चांदी की तरह से ही चमक रहा था। साथ में एक बहुत बढ़िया घोड़ा भी दिया जिसके साज पर चांदी का काम था, और उसको चांदी का एक टुकड़ा भी दिया। उस सब को पहनकर जब वह राजकुमारी चर्च पहुंची तो बहुत सारे लोग चर्च के आंगन में ही खड़े हुए थे। उसको आते देखकर सब फिर सोचने लगे कि यह लड़की कौन हो सकती है। राजकुमार तो तुरंत ही वहां आ गया कि जब वह उस घोड़े पर से उतरेगी तो वह उसका घोड़ा पकड़ेगा, पर वह तो उस पर से कूद गई और बोली कि उसका घोड़ा पकड़ने की उसको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका घोड़ा बहुत सधा हुआ था। वह घोड़ा वहीं खड़ा रहा जहां वह उसको छोड़कर गई थी। जब वह वहां वापस आई और जब उसने उसे बुलाया तो वह उसके पास आ गया। सब लोग चर्च के अंदर चले गए, पर पिछली बार की तरह से शायद ही कोई आदमी होगा जिसने उस दिन भी उस पादरी का भाषण सुना होगा, क्योंकि उस दिन भी वे सब उसी की तरफ देखते रहे और राजकुमार तो उससे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। जब पादरी का भाषण खत्म हो गया तो वह चर्च से बाहर चली गई। वह अपने घोड़े पर बैठने ही वाली थी कि राजकुमार फिर वहां आया और उससे पूछा कि वह कहां से आई है। इस बार उसने जवाब दिया, मैं टॉविललैंड से आई हूं। यह कहकर उसने अपना कोड़ा गिरा दिया। यह देखकर राजकुमार उसको उठाने के लिए झुका तो इस बीच राजकुमारी ने कहा, रोशनी आगे और अंधेरा पीछे, बादल आओ हवा पर, ताकि यह राजकुमार कभी न देख सके जहां मेरा यह अच्छा घोड़ा मेरे साथ जाए। और वह वहां से भाग गई। राजकुमार यह भी न बता सका कि उसका हुआ क्या। वह फिर से यह जानने के लिए चारों तरफ घूमा फिरा कि टॉविललैंड कहाँ है, पर कोई उसको यह नहीं बता सका कि वह जगह कहाँ है।
इसलिए अब राजकुमार को केवल उसी से काम चलाना था जो उसके पास था। अगले रविवार को किसी को राजकुमार को कंघा देने के लिए जाना था। केटी ने फिर कहा कि क्या वह राजकुमार को कंघा देने जा सकती है, पर दूसरे लोगों ने फिर से उसका मजाक बनाया और कहा कि उसको पिछले 2 रविवारों की घटनाएं तो याद होंगी ही, और साथ में उसको डांटा कि वह किस तरह अपने उस भद्दे काले लकड़ी के क्लोक में राजकुमार के सामने जाने की हिम्मत करती है। पर वह फिर उन लोगों के पीछे पड़ी रही जब तक कि उन लोगों ने उसको हाँ नहीं कर दी। वह फिर से कंघा लेकर ऊपर दौड़ी गई। उसके लकड़ी के क्लोक की आवाज सुनकर राजकुमार फिर बाहर निकलकर आया और केटी को फिर से वहां देखकर उसने उससे कंघा छीनकर उसके मुंह पर मारा और बिना कुछ कहे सुने वहां से चर्च चला गया। जब राजकुमार चर्च चला गया तो केटी ने भी चर्च जाने की इजाजत मांगी। उन लोगों ने उससे फिर पूछा कि वहां उसका काम ही क्या था। उसमें से बदबू आती थी, वह काली थी, उसके पास वहां पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे। हो सकता है कि राजकुमार या कोई और उसको वहां देख ले तो उसकी वहां बदनामी होगी। पर केटी बोली कि लोगों के पास उसकी तरफ देखने की फुर्सत ही कहाँ थी, उनके पास तो और बहुत सारे काम थे और वह उनसे चर्च जाने की इजाजत मांगती ही रही। आखिर उन्होंने उसको वहां जाने की इजाजत फिर से दे दी। इस बार भी वही हुआ जो 2 बार पहले हो चुका था। वह फिर से दौड़ी हुई उसी चट्टान के पास गई और जाकर उसके पास रखी डंडी से उसे मारा। उस चट्टान में से फिर वही आदमी निकला और अब की बार उसने उसको पिछले दोनों गांव से भी ज्यादा अच्छा गांव दिया। इस बार वह सारा गांव सुनहरी था और उसमें हीरे जड़े हुए थे। साथ में एक बहुत बढ़िया घोड़ा भी दिया जिसके साज पर सोने का काम था। उसने उसको एक सोने का टुकड़ा भी दिया। जब राजकुमारी चर्च पहुंची तो वहां के आंगन में पादरी और चर्च में आए सारे लोग उसके इंतजार में खड़े थे। राजकुमार वहां भागता हुआ आया और उसने उसका घोड़ा पकड़ना चाहा, पर राजकुमारी पहले की तरह ही उस पर से कूदकर उतर गई और बोली, मेरे घोड़े को पकड़ने की जरूरत नहीं है, वह बहुत सधा हुआ है। जहां मैं इसको खड़े होने को कहती हूँ यह वही खड़ा रहता है। फिर सब चर्च के अंदर चले गए। पादरी भी अपनी जगह चला गया। उस दिन भी किसी ने उसके भाषण का एक शब्द भी नहीं सुना, क्योंकि पहले की तरह से सभी लोग केवल उसी लड़की को देखते रहे और सोचते रहे कि वह कहां से आती है और कहां चली जाती है। और राजकुमार तो उसको पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा। उसकी तो कोई इंद्रिय काम ही नहीं कर रही थी, वह तो बस उसको घोड़े ही जा रहा था। जब पादरी का भाषण खत्म हुआ तो राजकुमारी चर्च से बाहर निकली। अब की बार राजकुमार ने चर्च के बाहर कुछ चिपकने वाली चीज डाल दी ताकि वह उसको वहां से जाने से रोक सके। पर राजकुमारी ने उसकी कोई चिंता नहीं की और उसने अपना पैर उस चिपकने वाली चीज के ठीक बीच में रख दिया और उसके उस पार कूद गई। पर इस कूदने में उसका एक सुनहरी जूता उस जगह पर चिपक गया। जैसे ही वह अपने घोड़े पर चढ़ी, राजकुमार चर्च में से बाहर आकर उसके पास आया और उससे पूछा कि वह कहां से आई है। इस बार वह बोली, मैं कॉम्बलैंड से आई हूं। इस पर राजकुमार उसको उसका सुनहरा जूता देना चाहता था कि राजकुमारी बोली, रोशनी आगे और अंधेरा पीछे, बादल आओ हवा पर, ताकि यह राजकुमार कभी न देख सके जहां मेरा यह अच्छा घोड़ा मेरे साथ जाए। और वह तो राजकुमार की आंखों के सामने सामने गायब हो गई और राजकुमार उसे ढूंढता रहा, पर कोई उसको कोई यह न बता सका कि कॉम्बलैंड कहाँ है। फिर उसने दूसरी तरकीब इस्तेमाल की। उसके पास उसका एक सुनहरी जूता रह गया था, सो उसने सब जगह यह घोषणा करवा दी कि वह उसी लड़की से शादी करेगा जिसके पैर में यह सुनहरी जूता आ जाएगा। बहुत सारी लड़कियां बहुत सारी जगहों से उस जूते को पहनने के लिए वहां आई, पर किसी का पैर इतना छोटा नहीं था जिसके पैर में वह जूता आ जाता। काफी दिनों बाद सोचो जरा कौन आया? केटी की सौतेली बहन और सौतेली माँ। आश्चर्य, उस लड़की के पैर में वह जूता आ गया, पर वह तो बहुत ही बदसूरत थी। पर राजकुमार ने अपनी इच्छा के खिलाफ अपनी जबान रखी। उसने शादी की दावत रखी और वह सौतेली बहन दुल्हन की तरह सजकर चर्च चली तो चर्च के पास वाली एक पेड़ पर बैठी एक चिड़िया ने गाया, उसकी एड़ी एक टुकड़ा और उसकी उंगलियों का एक टुकड़ा। केटी वुडन क्लोक का छोटा जूता खून से भरा है, मैं बस इतना जानती हूँ। यह सुनकर उस लड़की का जूता देखा गया तो उनको पता चला कि वह चिड़िया तो सच ही बोल ही रही थी। जूता निकालते ही उसमें से खून की धार निकल पड़ी। फिर महल में जितनी भी नौकरानियां और लड़कियां थी सभी वहां जूता पहनकर देखने के लिए आई, पर वह जूता किसी के पैर में भी नहीं आया। जब उस जूते को सबने पहनकर देख लिया तो राजकुमार ने पूछा, पर वह केटी वुडन क्लोक कहाँ है? क्योंकि राजकुमार ने चिड़िया के गाने को ठीक से समझ लिया था कि वह क्या गा रही थी।
वहां खड़े लोगों ने कहा, अरे वाह, उसका यहां आना ठीक नहीं है। क्यों? उसकी टांगें तो घोड़े की टांगों के जैसी है। राजकुमार बोला, आप लोग सच कहते हैं, मुझे मालूम है, पर जब सबने यहां इस जूते को पहनकर देखा है तो उसको भी इसे पहनकर देखना चाहिए। उसने दरवाजे के बाहर झांक कर आवाज लगाई। केकी, और केकी धम धम करती हुई ऊपर आई। उसका लकड़ी का क्लोक ऐसे शोर मचा रहा था जैसे किसी फौज के घुड़सवार चले आ रहे हो। वहां खड़ी दूसरी नौकरानियों ने उससे हंसकर उसका मजाक बनाते हुए कहा, जाओ जाओ, तुम भी वह जूता पहनकर देखो और तुम भी राजकुमारी बन जाओ। केती वहां गई और उसने वह जूता ऐसे पहन लिया जैसे कोई खास बात ही ना हो और अपना लकड़ी का क्लोक उतारकर फेंक दिया। लकड़ी का क्लोक उतारते ही वह वहां अपने सुनहरे गाउन में खड़ी थी। उसमें से सुनहरी रोशनी ऐसे निकल रही थी जैसे सूरज की किरणें फूट रही हो। और लो, उसके दूसरे पैर में भी वैसा ही सुनहरा जूता आ गया। अब राजकुमार उसको पहचान गया कि यह तो वही चर्च वाली लड़की थी। वह तो इतना खुश हुआ कि वह उसकी तरफ दौड़ गया और उसके गले में बाहें डाल दी। तब राजकुमारी ने उसको बताया कि वह भी एक राजा की बेटी थी। दोनों की शादी हो गई और फिर एक बहुत बड़ी शादी की दावत का इंतजाम हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।